अस्सलामुअलैकुम। आई एम मनीष सर, योर इंग्लिश टीचर। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 द प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आई एम अ स्टूडेंट, You are a player, he is a doctor। तो यहाँ पर कह रहा है कि उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द आई, यू, ही आदि किसी न किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं, अतः वे प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है और उर्दू में इसको ज़मीर कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कि जो शब्द किसी नाउन के बदले बोले जाएं उन्हें सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। इसको कॉपी में आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रोनाउन, और ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। चाहे तो हिंदी में भी लिख लीजिए, लेकिन इंग्लिश मेन है, एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि अहमद बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आया है। पहले सेंटेंस में हमने नाम लिया अहमद और बाद में कहा कि इसलिए वह स्कूल नहीं आया है। तो जब हमने वह का यूज़ किया, ये किसके लिए किया? अहमद के लिए। और अहमद एक नाउन है, तो उसी की जगह पर हमने इसको यूज़ किया ही को। तो आपकी डिफिनेशन जो है कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर ही का हमने यूज़ किया। अब आते हैं, प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और उर्दू की बात करें तो उसमें कहते हैं ज़मीर शख्सी। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले बोले जाएं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी पर्सनल प्रोनाउन, और यहाँ से डिफिनेशन आप नोट कीजिएगा। प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो ये है आपकी डिफिनेशन, इसको यहाँ तक आप नोट करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट है आपका आई एम योर यंगर ब्रदर। यहाँ पर आई है, इसी तरह योर है, ये दो प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ किए गए। वी आर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। दे आर आवर लीडर्स। यहाँ पर दे है, आवर है, यहाँ पर वी है। पर्सनल प्रोनाउन को तीन पर्सन्स में बांटा जाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब बात करने वाला, प्रथम पुरुष, कहने वाला, जिसको उर्दू में मुतकल्लिम कहते हैं। कहने वाला, अपने लिए जिन प्रोनाउंस का प्रयोग करें उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई, वी, मी, माई, अस, अवर वगैरह वगैरह। तो आई है, इसी से बना है आपका मी और माई, और वी है, इससे बना है हमारा अस और आवर। तो ये हैं आपके फर्स्ट पर्सन, यानी बात करने वाले। सेकंड पर्सन कहते हैं जिससे बात की जाए, यानी यू, और उससे बनेगा योर,
बस सेकंड पर्सन में, इसके अलावा कोई नहीं। थर्ड पर्सन, यहाँ पर जिन प्रोनाउंस का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाए जो वक्ता के समक्ष नहीं है किंतु वक्ता उनके विषय में बात करता है, यानी कि जो बात करने वाला फर्स्ट पर्सन है उसके सामने तो नहीं है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप इस वक्त मेरे सामने नहीं हो, लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन वहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूँ सामने बिल्कुल, और किसी के बारे में बात करूँ, तो जिसके बारे में बात करूँगा वो तो वहाँ मौजूद नहीं रहेगा, तो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, दे, हिम, देम, और इसी तरह हिज, हर, देयर, इट, इट्स आदि। तो ही, शी, इट और दे, अगर इतना आप याद रखते हैं ही, शी, इट और दे को, तब भी काफ़ी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन को उसके कार्य के अनुसार वाक्य के 3 रूपों में प्रयोग किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्ट और कभी पोजीशन मतलब अधिकार प्रकट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपका पर्सन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसी तरह पॉजेसिव केस, तो इनके अंदर इनका यूज़ हुआ है। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर आई, मैं या मैंने, और उससे बना है मी, ऑब्जेक्ट, मुझको, और उसके बाद ये माई यानी मेरा। और सेकंड पर्सन, ये तो फर्स्ट पर्सन इस तरह से, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू इस्तेमाल होता है, और बाकी थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। इनके अलावा जितने भी नाउन्स होते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। नाउन थर्ड पर्सन में आते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये काम आएगा आपको। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं ज़मीर माकूस। माकूस कहते हैं पलट जाना, लौट जाना। जब किसी पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट वाले रूप में सेल्फ या सेल्व्स जोड़ दिया जाता है, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, when used as a receiver of an action are called reflexive pronouns। इसका हिंदी में अर्थ स्वयं यानी खुद होता है, और इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया के बाद होता है, यानी वर्ब के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। एक वचन प्रोनाउन में सेल्फ, बहुवचन यानी सिंगुलर अगर प्रोनाउन है तो वहाँ पर सेल्फ लगाइए, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो वहाँ पर सेल्व्स, VES लास्ट में लगाइए। आई मेट हिम माई सेल्फ, मैं उससे खुद मिला, तो मैं मिला उससे, और माई सेल्फ का माना खुद, ये लौट रहा है आई की तरफ। माई सेल्फ आपका कहाँ पर लौट रहा है, ये जो है ये लौट रहा है इसी पर जोर डाल रहा है। आई मेट हिम माई सेल्फ, मैं उससे खुद मिला। दे केम हियर देमसेल्व्स, वो यहाँ आए, देमसेल्फ अपने आप, यानी वो यहाँ खुद आए। तो जो सब्जेक्ट है ये आपका दे, इसी पर ये भी लौट रहा है, तो माकूस हुआ ना, लौट गया। अब बात करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन की। हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम, और उर्दू में कहते हैं ज़मीर ताकीदी, ताकीद करना
किसी बात पर जोर डालना। इन दोनों में, रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में बस थोड़ा सा फर्क है। ये लास्ट में यूज हो रही है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बाद ही यूज हो जाती है। तो जब किसी सेल्फ या सेल्फ वाले प्रोनाउन को उसके प्रोनाउन के बिल्कुल निकट प्रयोग किया जाए, ये देखिए आई प्रोनाउन है और एकदम इसी के पास, इसको भी हमने यूज कर लिया, निकट कहते हैं करीब को, नजदीक को, तब वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। द प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एटसेट्रा which are used with a noun or pronoun for emphasis are called emphatic pronoun। मतलब क्या है, इसका भी मतलब तो खुद ही होता है और इसे उस समय प्रयोग करते हैं जब कर्ता किसी कार्य को किसी अन्य से न कराकर स्वयं करे, मतलब खुद करे। इसका प्रयोग जोर देने के लिए होता है। चलिए थोड़ा सा दूसरे अंदाज में इसको समझते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आया, आई माई सेल्फ मेट हिम, दे देम सेल्फ केम हेयर, बिल्कुल यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एक और एग्जाम्पल कि आई माई सेल्फ कैन हेल्प यू, मैं खुद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ समझिए कि मान लीजिए आपको मदद की ज़रूरत है, आप मेरे पास आए, तो मैं यूँ भी कह सकता था चलो ठीक है मैं किसी से कह दूँगा, वो आपकी मदद कर देगा। लेकिन यहाँ मैं दूसरों से काम नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद अपने आप, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अपने ऊपर मैं जोर डाल कर कह रहा हूँ कि मैं खुद ये काम कर सकता हूँ। यू योर सेल्फ विल सी इट, तुम खुद इसको देखोगे। तो यहाँ पर प्रेशर डाला जा रहा है। आगे देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत कहते हैं इशारा करना, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उर्दू में हो जाएगा ज़मीरे इशारा। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर इशारा करे और संज्ञा के बदले में बोला जाए तब उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश देखिए, demonstrative pronouns are those which point out the object or objects to which they refer। इंग्लिश में ये डिफिनेशन तो आपको लिखना है इंग्लिश वाली, हिंदी आपकी मर्जी, लिखना चाहें लिखें, न लिखना चाहें न लिखें। तो ज़मीरे इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यूँ समझिए कि जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ इशारा करे उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ माई पेन, these are good pens, those are good books, that is a book। ये सब this, that, these, those, ये बस 4 ही यूज़ होते हैं, इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव में कोई होता ही नहीं है। तो दिस इज़ माई पेन, यह मेरा कलम है। these are my friends, ये मेरे दोस्त हैं। इशारा करना, तो करीब अगर कोई चीज़ हो जिसको हम करीब समझे, ये नहीं कि आप इंच टेप लेकर बैठ जाएं और कहें कि नहीं इतना सेंटीमीटर होगा तो हम करीब बोलेंगे, इतना सेंटीमीटर होगा तो दूर बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिसको हम समझ रहे हैं ये करीब है तो हम बोल देंगे दिस, और अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये दूर है तो हम बोल देंगे दैट। कभी कभी कंपेयर में भी ऐसा होता है कि एक चीज़ करीब है दूसरी दूर है, तो हम शो करने के लिए करीब वाले को दिस यूज़ कर देंगे और जो दूर वाली चीज़ होगी उसके लिए दैट यूज़ कर देंगे, ये बताने के लिए कि देखो कोई चीज़ करीब है तो उसके लिए दिस लाते हैं, और दूर अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए दैट लाते हैं। ओके, तो बस इतना काफ़ी होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। और अब आते हैं अपने इख्तिताम की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी बात करें अगर इसको उर्दू में, तो उर्दू में इसको कहते हैं ज़मीर मौसूला। मैं उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट उर्दू भी है, तो आप इंग्लिश सीखिए, उसके साथ हिंदी भी सीखिए और उर्दू में भी इसको समझिए क्या होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उर्दू में इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कितने होंगे जो हिंदी में अच्छी तरह समझते होंगे, कितने होंगे जो इंग्लिश में अच्छी तरह समझते होंगे।
तो इसीलिए मैं तीनों ज़ुबान का यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं आपके आसानी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम अपने से पूर्व आने वाले नाउन के संबंध बताते हैं, से संबंध बताते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर डिफिनेशन, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड, जो पहले ही मेंशन हो चुका हो। यहाँ पर देखिए दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। दिस इज द बॉय का मतलब यहाँ पर करेंगे यह वही लड़का है, हु मतलब जो, हेल्प्ड मी मेरी मदद की, यानी जिसने मेरी मदद की थी। हु का माना जो, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ये वही पेन है जिसको मैंने कल खरीदा था। ओके। ही इज द मैन होम वाइफ इज डेड, ये वही आदमी है जिसकी वाइफ फौत हो गई, इंतकाल कर गई। यहाँ पर बोला जा सकता है मर गई, लेकिन ये थोड़ा सा ओड लग रहा है, भद्दा है, ऐसा लगता है कि कोई तहजीब ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा वर्ड यूज़ करें जिसमें तहजीब की भी झलक आए, लगे कि हाँ कोई पढ़ा लिखा इंसान बात कर रहा है। क्या उसकी बीवी मर गई, तो ये अच्छा नहीं लगता। आप बोलिए जिसकी बीवी फौत हो गई, या जिसकी बीवी इंतकाल कर गई, या जिसकी बीवी गुजर गई। ये सारे वर्ड यूज़ कीजिए, थोड़ा सा उसमें अदब झलकना चाहिए, ये नहीं कि एकदम ऐसे लगे बेअदब कोई बात कर रहा है। ठीक, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर होम, इसी तरह विच और इसी तरह हुज, ये तीनों वर्ड जो हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं। एक आधा और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई मेट जकी, जकी हैड जस्ट रिटर्न्ड। ये दो सेंटेंस हमारे सामने कि मैं जकी से मिला और जकी अभी अभी लौटा था, मतलब जस्ट लौटा था। तो इसको हो जाएगा आई मेट जकी हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। इस तरह से ही हैज फाउंड द पेन, ही हैड लॉस्ट द पेन। तो ही हैज फाउंड द पेन, वो कलम पा गया, उसने कलम पा लिया है, जो भी माना करें। तो ही हैड लॉस्ट द पेन, उसने कलम खो दिया था, यानी उसने वो कलम हासिल किया, पा लिया जिसको वो खो चुका था। तो यहाँ यूज करेंगे विच। ही हैज फाउंड द पेन विच ही हैड लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से खारजी मतलब बाहर से भी एक आध एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए। और लास्ट हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तो आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तब उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट, हु, होम, विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। हु हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद किसने की थी। विच इज योर पेन, तुम्हारी पेन कौन सी है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। छोटा बच्चा होता है, हम पूछते तुम्हारा नाम क्या है। बड़े लोग होते हैं, कहते हैं आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर लेकिन एज पर माई व्यू, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें आप ही यूज़ करना चाहिए। छोटे बच्चे से भी कहना चाहिए बेटा आपका क्या नाम है। ये इसलिए ताकि वो भी एक अदब सीखे, तमीज़ सीखे, और वो किसी बड़े को ये ना बोल दे कि तुम्हारा क्या नाम है। तो इसलिए बच्चों से भी यही बोलें कि आपका क्या नाम है। ये एक अच्छा मैसेज इससे हम दूसरों को देंगे। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हु, विच और व्हाट, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसको ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं। इस्तिफ़हाम कहते हैं सवाल करने को, तो इसको ज़मीर इस्तिफ़हामी।
सवालिया, जो सवाल करे। तो ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पूरा चैप्टर तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो एक्सरसाइज क्या कराएं आपको। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड, जो प्रोनाउन की जगह पर यूज किया जाए उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउन ये भी नहीं, कंजक्शन, फ्रेज। आप कहेंगे सर ये दोनों तो, ये तीनों तो आया ही नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं आया, कंजक्शन भी नहीं है, फ्रेज भी नहीं है, तो मिला जुला के यही होगा मेरे ख्याल से। बहरहाल मैंने ये टिक किया है, आपको जो समझ में आए टिक कर लीजिएगा, आप अपने मर्जी के बादशाह हैं। द पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू, कितने पर्सन में बढ़ते हैं ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है। ही हर्ट हिमसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज अंडरलाइंड वर्ड, ये जो अंडरलाइन किया गया ये किस तरह का प्रोनाउन है। हिमसेल्फ को हमने अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर सब्जेक्ट के शुरू में लग जाए तो क्या होता है, लास्ट में लग जाए तो क्या होता है, उसको आप देख लीजिएगा और यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर काइंड्स, तो आपको बताना है पर्सनल है, एम्फेटिक है या इंट्रोगेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पर्सनल है, क्या है। तो ही है यहाँ पर, अगर इसको हम अंडरलाइन करें और मी को, तो आपको बताना है ही किस तरह का प्रोनाउन है, मी किस तरह का प्रोनाउन है। यहाँ पर लिखा है तो इस तरह आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर है दे और यहाँ पर है अस, यहाँ पर है हु, यहाँ पर ही, हिमसेल्फ और मी, इन तीनों के बारे में। यहाँ पर ही, मी और उसके बाद हु, उसके बाद आई, यहाँ पर चार चार आ गए। तो बस इन प्रोनाउंस को लिखना है, इनकी काइंड क्या है, पर्सनल है या रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, क्या है, आपको बस ये बताना है। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग तो वीडियो हुआ, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। और इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और हमसे पूछने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प जो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कीजिए और होमवर्क सबमिट कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।